मैं कल एक मच्छर से पूछ रहा था कि अर्थ में जो है वो क्या ऐसी चीज है जो अनर्थ नहीं होता है। मैं जैसा खड़ा हूं मेरी परछाई क्या वैसी नहीं होगी? क्या आदि मानव जैसा थोड़ी दिखूंगा? मैं तो मानव जैसा दिखूंगा ना भाई। मान लो ज्यादा पानी नीचे से ऊपर चला गया तो नीचे तो सब सूख जाएगा, ऊपर जाके बादल किधर रेगुलेट करेगा? उसके पास कौन सा तिजोरी थोड़ी है कि पानी को रोक के रखो, जो पानी आया उसको वापस भेजते। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि दिवाली की छुट्टियों से आप लोगों की खुशियों में और एक नई एनर्जी आई होगी, क्योंकि ये छुट्टियां ही आपको बैकलॉग्स की तैयारी करवाएंगी, बैकलॉग्स को खत्म करवाएंगी। सो उम्मीद है कि अब आप सब लोग अपने रूटीन पे आ चुके होंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स की बारी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक उसी तरीके से कि भाई आप लोगों को अब जो है क्लास की जो ड्यूरेशन है, क्लास के जो लेक्चर्स प्लानर्स थे, वो सब आप देखेंगे कि अब अलविदा होने का एक वक्त आ चुका है। बट उस लास्ट अलविदा होने वाले वक्त में एक और पीडब्ल्यू की तरफ से बेहतरीन शुरुआत आप लोगों के लिए कर दी गई है। नाम है टाइटन बैच। यस, हमारे 9th आईसीएसई वाले बच्चों के लिए बैच आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं उसमें मेरी क्लासेस ऑलरेडी आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस आप लोग देख चुके होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो उसी एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक और बेहतरीन सा चैप्टर, यानी कि वन शॉट रूप में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या ये टॉपिक्स में डिवीजन है? नहीं, ऐसा डिवीजन नहीं है, वन शॉट है। लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, अर्थ एज अ प्लेनेट हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, बहुत बेसिक तरीके से चैप्टर को समझना है, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। विद किसके साथ? भाई साहब आपके ऑगी सर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करने वाले हैं फिर से बता रहा हूं, वन शॉट हम इस पूरे लेक्चर को करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ हमारा जो है होम प्लेनेट है, यानी कि यहां पर हम रहते हैं, ये इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। एंड ये थर्ड प्लेनेट है फ्रॉम द सन। आप सन को ले लीजिए, आप मरकरी हो गया, विनस हो गया, देन अर्थ, MVE, यानी अर्थ क्या हो गया भाई साहब? थर्ड प्लेनेट है। बोल रहे हो थर्ड कैसा? 1 2 तीसरा प्लेनेट है, ठीक है। एंड द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि सर जो अर्थ है ना, अर्थ क्या है बच्चे? हमारा होम प्लेनेट है, ये हम जानते हैं, हमारा होम प्लेनेट है, राइट। एंड थर्ड प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट है कहां से? फ्रॉम सन से। कहां से? फ्रॉम सन से। एंड 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है किसमें? हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। बहुत बेसिक सी बात है, लाइन थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अर्थ क्या है? हमारा होम प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज द ओनली प्लेनेट जहां पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि यहां पे सब कुछ है, हवा पानी एटमॉस्फेयर सब कुछ पूरा बराबर है। स्पेस से देखें तो हमको ये नीली बॉल जैसा नजर आएगा, ब्लू बॉल जैसा नजर आएगा। दैट मींस कि यहां पर 70% जो टोटल एरिया है दैट इज कवर्ड बाय वाटर, इसीलिए इसको वाटरी प्लेनेट भी बोला जाता है। सो हम अर्थ की स्पेसिफिकेशन की और बात करें तो अर्थ जो है वो जो है कैसा प्लेनेट है? वाटरी प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है बच्चे? वाटरी प्लेनेट है। एंड रीजन बिहाइंड दिस इज 70% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। 70% कवर एरिया इज कवर्ड बाय वाटर, और इस पे लाइफ सपोर्ट करती है। ये तो बहुत बच्चा जानता। मतलब मैं कल एक मच्छर से पूछ रहा था कि अर्थ में जो है वो क्या ऐसी चीज है जो अनर्थ नहीं होता है? तो बोला सर पानी है, एटमॉस्फेयर है, 70% एरिया वाटर से कवर है। मैंने बोला वेरी गुड, बच्चा क्या, मच्छर भी जानता है कि भाई सब लाइफ कहां पर बसती है। और बात करें फैमिली ऑफ सन को क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ सन जो है वो क्या है? सोलर सिस्टम है, पूरा ये सारा परिवार सोलर सिस्टम परिवार कहलाता है। आगे चलते हैं। इसके जो मेन मेंबर्स हैं तो उसमें ये प्लैनेट्स हैं जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, सैटेलाइट्स हैं जो इनके आसपास रिवॉल्व करती हैं, एंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनमें आपका एस्ट्रॉइड्स, आपके कॉमेट्स, आपके मेट्रॉइड्स, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में समझ में आ गया बच्चों, सोलर सिस्टम समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम में जब हम बात करें तो ऑब्वियसली सन तो है ही है। सोलर सिस्टम में आप लोग क्या करेंगे? आपके प्लैनेट्स हैं, है ना, आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसमें आपका एस्ट्रॉइड्स हैं, जिसमें आपका एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, है ना, मेटेरॉइड्स हैं। और साथ ही साथ क्या है बच्चे इसमें? और साथ ही साथ हमारे साथ क्या है? हमारे साथ सैटेलाइट्स हैं, हमारे साथ सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अगर आप कहें कि सर अर्थ एक प्रॉपर स्फीयर पर प्रॉपर गोला है, तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं
होगा। दिस इज नॉट द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, अर्थ आपको कैसी दिखेगी? लेट मी हैव अ पिक्चर। आपको ऐसी दिखेगी अर्थ। नाउ द डिफरेंस क्लियर है आप सभी लोगों को कि सर ये प्रॉपर गोल है, बट ये यहां से ऐसा, यहां से थोड़ा सा दबाव में है, थोड़ी यहां से दबी हुई है, थोड़ी यहां से दबी हुई है, यहां से बाहर निकली हुई है, यहां से बाहर निकली। दैट मींस कि ये स्पोरॉइड शेप होती है। अपना बल्जेस मतलब सेंटर से ऐसे बाहर अंडे की तरह से फैली रहेगी एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पे ये फ्लैट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्यभट्ट की। आप सभी जानते हैं बेहतरीन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर है, एंड ये वो एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में नहीं है एंड इट रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप, मतलब ऐसा प्रॉपर वाला नहीं, बट जितना है वो वैसा है, तो ऑब्लेट स्फेरॉइड वाला वैसा सिस्टम नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई ऐसी दिख रही है, बट एक्चुअल में तो हमको बाद में आके आपको दिखता ही है कि भाई हमने ऐसी शेप में कुछ हमने अर्थ को देखा है। जीरो के डिस्कवर भी यही है। इन द 6th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर थे, एक और पढ़े लिखे इंसान पाइथागोरस ने भी सेम बात कही कि अर्थ जो है वो स्फेयर शेप में, मतलब गोल वाले में शेप में है। टुडे वी हैव कन्विंसिंग एविडेंस दैट प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये तो हमको पता है कि अर्थ गोले में है। देखो स्फेरिकल कहने का मतलब है गोले में। अब एग्जैक्ट गोला है कि नहीं है ये नहीं, ऐसी कोई शेप में अर्थ नहीं है, ऐसी कोई शेप में अर्थ नहीं है। इस बात की कॉन्टिन्यूअसली थ्योरम आपको मिल चुकी है। नाउ नेक्स्ट करते हैं व्हाट आर द प्रूफ। क्या प्रूफ है कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है? देखिए कोई चीज गोले में होगी तो एक सिंपल सी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। आप जब गोले पे होंगे ना तो आपको ये डायरेक्शन गिरती हुई है, ये डायरेक्शन गिरती हुई है, ये ऊपर है। अगर आप यहां खड़े हैं तो आपको ये चीज यहां पे बराबर नजर आएगी, ये चीज जाती हुई नजर आएगी, तो इसका पीछे का हिस्सा आपको नजर आएगा, इसका आगे का हिस्सा नजर आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं साइटिंग ऑफ ए शिप, एक जहाज को हमने नोटिस किया, एक पानी के जहाज को नोटिस कर लीजिए, किसी भी चीज को नोटिस कर लीजिए। अगर देखिए फ्लैट आप खड़े हैं, आप मान लीजिए यहां खड़े तो आपको सब चीज एक लेवल पे नजर आएगी, बट अगर आप यहां खड़े हैं आप खुद सोचिए कि आपको ये चीज कितनी नजर आएगी और ये कितना नजर आएगा और ये कितना नजर आएगा। अगर कोई चीज यूं उठ रही है तो मैं, अगर आप सोचो कि अगर ये चीज यूं उठ रही है तो मेरी आंखों सामने ये चीज होगी ना, मैं इधर से देखूं तो मुझे ये नजर आएगा, पीछे का ये हिस्सा नजर नहीं आएगा। बट अगर ये फ्लैट होगा तो मुझे पूरी चीज नजर आएगी। तो पहले मुझे ये नजर आएगा, फिर ये धीरे धीरे आगे आएगी ऐसे ऐसे, क्योंकि अर्थ तो कर्व है ना, तो ये ऐसे ऐसे कर्व होकर नीचे जाएगी। तो पहले मेरे को ये नजर आया, फिर मेरे को अब ये नजर आ रहा है, अब ये नीचे जा चुका, अब ये, फिर धीरे धीरे लास्ट का। तो इसी तरीके से क्या है, वाइल स्टैंडिंग एट शीशोर, जब आप समुद्र किनारे खड़े होते हैं और एक जहाज को आप देखेंगे तो आपको उसका मेस्ट मतलब स्टार्टिंग का जो शेप होता है, स्टार्टिंग का ये नजर आएगा। जब जब वो पास आएगा फिर बीच का हिस्सा जो आप अंदर बीच का हिस्सा बना हुआ है, एंड बाद का हिस्सा सबसे लास्ट में। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस है। मैंने आपको अपने हाथ का एग्जांपल बताया। अगर अर्थ फ्लैट होती तो सारी चीजें एक टाइम पे एक बराबर में आपको नजर आ जाती। बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी था। अब इसमें क्या है कि आप ये सबसे पहले तो समझ लीजिए कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। एक कैनल एरिया में लिया गया, कैनल तो नहर में आपने ऐसे मान लो 3 डंडे आपने खड़े कर दिए। अगर वही सेम चीज अर्थ वाली बात है, अगर आप यहां खड़े तो ये आपको इक्वली नजर आएंगे, बट अगर कर्व में होगा तो ये यहां फर्क आएगा। सो 3 पोल्स इक्वल लेंथ के फिक्स कर दिए गए, 5-5 किलोमीटर के डिफरेंस पे, 5-5 किलोमीटर की दूरी पे खड़े कर दिए गए, और ये इंश्योर किया गया कि सब पोल्स की हाइट एक जैसी हो, ताकि अब आपको डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अर्थ की शेप ये है, एक 5 किलोमीटर का ये मान लीजिए, एक 5 किलोमीटर ये मान लीजिए, एक 5 किलोमीटर ये मान लीजिए। अब आप खुद समझदार है कि आप खड़े होंगे तो वही शिप की तरह पहले इसका ये हिस्सा नजर, फिर ये और फिर ये, एक साथ एक समय पर एक ही टाइम पर तीनों चीजें इक्वली नजर नहीं आएंगी। नाउ द थर्ड प्रूफ इज पोल स्टार। पोल स्टार को आप हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे देखते हैं नॉर्थ पोल में। ये हमेशा आप ध्यान रखना, अगर आप इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो इसका एंगल जो हमेशा क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या है, कर्व्ड शेप्ड है। इक्वेटर पे आप 0 डिग्री पाएंगे, एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्वेटर आप समझ लीजिए, ये लीजिए आप, ये जब देखते हैं तो यहां पे आपको अलग लोकेशन मिलेगी, यहां पे आपको कर्व मिलेगा, यहां पे आपको फ्लैट मिल रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि पोल स्टार दैट वुड हैव द सेम हाइट फॉर ऑल लैटिट्यूड्स। अगर अर्थ फ्लैट होती तो आपको सेम हाइट मिलती, क्योंकि देखिए ये ऐसा रहता तो फिर ये एंगल क्यों बदलते, एंगल बदल रहे क्यों है, क्योंकि कर्व में तो एंगल बदलेंगे ना। आप एक सर्कल में एंगल यहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे, एक मिलेगा अलग। बट अगर आप इस पे एंगल की बात करेंगे तो आपको बच्चे हर एक जगह सेम रहने वाला है। तो थर्ड प्रूफ हम लोग देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सैटेलाइट पिक्चर। जीन बैप्टिस्ट डेलमार्क, ये भी एक पर्सन है जिन्होंने बताया कि भाई साहब जो अर्थ की शेप है वो फ्लैटेंड है पोल्स पे। जब इन्होंने सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्स कुछ देखा, या हमने भी कुछ पिक्चर पाई, तो हमें ये मिला कि ये यहां से फ्लैट है, यहां से थोड़ा सा बाहर निकली हुई है, और यहां से भी फ्लैट है। तो सेम पिक्चर्स ने बात को प्रूव कर दिया कि अर्थ कर्व शेप तो है बट प्रॉपर फ्लैट नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। लूनर एक्लिप्स मतलब देखो चंद्र ग्रहण जिसे आप कहते हैं। सन की परछाई अर्थ पे पड़ी,
अर्थ की परछाई शैडो 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 जब मून पे पड़ी तो मून पे ये जो है ये हिस्सा इसी तरीके से बन के नजर आया। तो यार मून पे खड़े मैंने देखा तो आधा चांद मतलब आधे चांद के जैसा अगर मानूं हाफ कर्व आ रहा है, जिसका मतलब अर्थ अगर फ्लैट होती तो यहां अगर फ्लैट होती तो यहां परछाई, एक बार बताइए मैं जैसा खड़ा हूं मेरी परछाई क्या वैसी नहीं होगी? क्या मैं क्या आदि मानव जैसा थोड़ी दिखूंगा? मैं तो मानव जैसा दिखूंगा ना भाई, मैं तो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखूंगा। क्यों दिखूंगा? जैसा मैं हूं मेरी परछाई वैसी नजर आएगी। आप हाथ रखेंगे हाथ की परछाई आएगी, पैर की परछाई नहीं आएगी। फिंगर्स तो मतलब फिंगर। तो इस परछाई से भी समझ में आ गया कि भैया अर्थ जो है, एक तो परछाई हमेशा इतनी बड़ी आ रही है, इसमें कवर कर रही है, इसका मतलब अर्थ दो प्रूफ मिले। एक तो जो कर्व वाली शेप आई, ऐसी शेप इसके पास गई तो अर्थ कर्व है, गोल चक्कर में है, आधी दिख रही है, एंड पूरा मून कवर हो गया, दैट मींस अर्थ बड़ी भी है। तो दोनों बात के प्रूफ जो है वो इस बात से पता लग गए। नेक्स्ट है सर्कुलर होरिजन। अब देखिए सर्कुलर होरिजन क्या है? जब आप देखते हैं किसी भी चीज को, आप बढ़ती हुई हाइट पे देखेंगे विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड, तो सर्कुलर होरिजन ऑल्सो बड़ा होता जाएगा। आप जब गोला होगा ना, जब आप हाइट पे जाएंगे तो आपको गोला बड़ा 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 और नजर आएगा। आप कोई भी गोली बॉल को लेके दूर ले जाकर देखिएगा, उसकी साइज और बड़ा, कमरे से बड़े। अगर मैं आपके सामने लाइट में एक बॉल जहां पे रखूं ना तो आपको छोटी सी परछाई होगी, बट उस लाइट से जितना दूर लेके जाऊंगा ना वो उतना बड़ा बड़ा। आपने देखा खुद को परछाई में? जब आप जाते हो किसी लाइट के पास आपकी परछाई बहुत पास होती है, बट जब आप जाते हो परछाई कितनी लंबी तक हो जाती है। यही सेम चीज कर्व की वजह से, फ्लैट की वजह से नहीं होता है। So in modern days, all radio waves that travel over the Earth's surface can be heard only within a certain horizon. आप यहाँ पे बोल रहे हो, आपने मान लो रेडियो वेव चलाई, तो एक बात है अगर फ्लैट है तो, अगर कोई चीज फ्लैट है तो ऑब्वियसली बात है वो वेव्स ऐसे ट्रांस करके निकल जाएंगी। बट अगर सोचिए अर्थ पे चल रही है, आपने यहां से किया तो ये तो यहां से सीधी निकल गई, तो यहां वाले को नहीं सुनाई दे रही ना, यहां वाले को भी नहीं सुनाई दे रही, यहां वाले को भी नहीं सुनाई दे रही। फ्लैट पे तो सबको सुनाई दे रही, क्योंकि यहां पे भी कर्व है, यहां पे भी कर्व है, वेव्स तो सीधी निकल गई, वेव्स तो सीधी निकल गई। देखिए तो यहां वाले को क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि अर्थ कर्व शेप में है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सनराइज एंड सनसेट। देखिए सन कहां से राइज होता है? ईस्ट से। सेट कहां होता है? वेस्ट में। वेस्ट की चीज अच्छी है तो मतलब समझ लेना सेटिंग, सेट जो है वो वेस्ट में होगा। याद रखने के ट्रिक, बहुत सारे बच्चों को चीजें बेसिक सी नहीं पता होती है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। RESW, ठीक है। सनराइज एंड सनसेट दोनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो दिस इज बिकॉज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। अर्थ रोटेट कैसे करती है? अर्थ रोटेट कैसे करती है भाई साहब? वेस्ट टू ईस्ट करती है, WTE रेस्ट करती है। एंड पीपल इन द ईस्ट कैन सी द सन अर्लियर दोज इन द वेस्ट। गुजरात वेस्ट साइड पे है, अरुणाचल प्रदेश साइड में है, उनको सनराइज 2 घंटे पहले का जो टाइम डिफरेंस था, एक तो वो चीज, उनको सनराइज भी पहले नजर आते, उनको बाद में, है ना। सो अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरे हिंदुस्तान को एक ही टाइम पे नहीं सूरज दिखता। आप सोचो एक ही टाइम पे सन दिखता ना, जो अरुणाचल प्रदेश वाले 2 घंटा पहले क्यों देख पा रहे हैं? कर्व शेप, कर्व शेप, ठीक है। सर्कम नेविगेशन होता है। एक और फिगर, तो भाई साहब मैगलन का जो शिप था विक्टोरिया, उसने एक पूरा राउंड पूरा किया वर्ल्ड ट्रेवल का 1522 में, और वो जहां से स्टार्ट हुआ था वो वापस वहीं आ गया। तो इसका मतलब अर्थ क्या है? स्पेरिकल राउंड है। द अर्थ हैज अ हेवनली बॉडी। तो अर्थ किससे बिलोंग करती है? सोलर सिस्टम से बिलोंग करती है। ऑल प्लैनेट इज दिस सिस्टम आर स्पेरिकल इन शेप। सारे प्लैनेट स्पेरिकल में। तो जब अर्थ उसी घर का हिस्सा है और सारे प्लैनेट स्पेरिकल है, तो फिर अर्थ कैसे रेक्टेंगुलर हो या क्यूबिकल और किसी शेप की हो जाती? सो अर्थ इसका मेंबर होते हुए तो हमने यही माना कि वो अलग नहीं हो सकती है। अब भाई मैं अपने घर का हिस्सा, तो मैं अपने घर वाला जैसा दिखूंगा ना। आप सोचो मेरी क्या शक्ल, क्या कंगारू जैसी है क्या? मैं उनके जैसे ही दिखूंगा। तो सिंपल ये सारे हमारे लॉजिक थे। अर्थ ऐसे प्लेनेट की बात करें तो क्या है? स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स अराउंड द सन, सन के आसपास घूमती है। अर्थ में लाइट कहां से आती है बच्चे? अर्थ में लाइट आ रही कहां से है? ये तो अर्थ नहीं है। यहां जो लाइट आ रही है, यहां जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? फ्रॉम सन आ रही है, फ्रॉम द सन से आ रही है, ठीक है। द प्लेनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। इसकी कोई अपनी लाइट नहीं है, सूरज से ही सारे लाइट पाते हैं। एंड दे मूव द स्टार्स अराउंड इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड पाथ में जो घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स अपने रास्ते में घूम रहे हैं उनका एक रास्ता होता है, जैसे हमारे लिए रोड होता है, इनके लिए ऑर्बिट होता है, ये अपने रास्ते में घूमते हैं। अर्थ एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब देखिए अर्थ इज सेड टू बी स्फेरिकल। अर्थ को स्फेरिकल बोला, बट परफेक्ट स्फेरिकल या परफेक्ट स्फीयर नहीं है। पहली बात, डायमीटर इसका वेरी करता है। इक्वेटर पोल्स पे आपके सामने है, डायमीटर इक्वेटर पे है 12,756 किलोमीटर एंड पोलर पे है 12,714 किलोमीटर। दैट मींस कि डिफरेंस है, और डिफरेंस इसीलिए ही है क्योंकि भैया परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस डिफरेंस जो है इज कॉज्ड ड्यू टू द व्हाट? ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एंड पेटल में डिफरेंस बता दीजिए। मैं बता देता हूं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। कैसे याद रखना है, क्या ट्रिक है, तो देखिए सेम चीज, देखिए सेंट्री और सेंट्री क्रॉस कर दीजिए, छोड़िए, फ्यूगल एफ बचा, पहला अल्फाबेट पी बचा, एफ मतलब फार, पी मतलब पास। जो आप मम्मी, वो आपने देखा होगा लस्सी बनाते हुए जो चलाते हैं जिसमें मक्खन उसमें चिपक जाता है, तो मक्खन किधर चिपकता है, लकड़ी के पास है लकड़ी से दूर। तो अगर मैं ऐसे ऐसे चलाऊंगा, ऐसे ऐसे चलाऊंगा तो मक्खन इसके पास चिपकेगा, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है। पास, प पास, एफ फार, वो घुमाऊंगा, रस्सी घुमाऊंगा, पत्थर बाहर की तरफ रोटेट करेगा, तो फ्यूगल एफ फार, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो आप सोचिए जब आपका लट्टू जो घूमता है, जो बच्चे खेलते हैं, तो वो बाहर से हमें सब फैलता हुआ सा नजर आता है, तो उसकी शेप भी एक्चुअल में वैसी होती है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है। तो किस लिए हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो अर्थ इतनी तेजी से घूमती है, अपने रफ्तार इतनी तेजी से बनाती है, जिसकी वजह से वो बल्गी सा हो जाता है इक्वेटर पे। बल्गी मतलब वो मोटा सा हो जाता है इक्वेटर पे, और कॉम्प्रेस हो जाता है पोल से। ऐसा लगता है ऊपर से दबाव पड़ रहा है, इसलिए नीचे से फैल रही, बीच में से फैल रही है, नीचे और ऊपर से दबाव पड़ रहा है, बीच में से फैल रही है। सो इसलिए अर्थ को कहते हैं हम ऑब्लेट स्फेरॉइड पीरियड। इसकी जो शेप है वो जियोइड शेप भी कहा जाता है, इसे अर्थ की शेप को जियोइड शेप भी कहा जाता है। दैट मींस की जियोइड का मतलब अर्थ ही होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आगे चलते हैं। अवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहां पे सपोर्ट लाइफ है, क्योंकि यहां पे 70% वाटर है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर कंप्लीट रूप से यहां पे बनता है। अदर प्लैनेट्स हमारे यहां फायदे क्या है, ग्रीन वेजिटेशन हमारे यहां है, ब्लू ग्रीन ओशियंस हमारे यहां है, लार्ज नंबर ऑफ नदियां, रिवर्स यहां पे है, ह्यूज लैंडमास, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, हिल्स है, आइस कैप्स एंड डेजर्ट्स है, स्नो है, माउंटेन्स है, हिली एरियाज है, डेजर्ट एरिया है, ये सारी चीजें यहां पे है। अब सन और अर्थ का डिस्टेंस इतना नॉर्मल है, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम है, जिसकी वजह से ना तो अर्थ कभी टू हॉट होती है और ना ही टू कोल्ड होती है, ना ही टू हॉट होती है, ना ही टू कोल्ड होती है। अगर ये इसके पास होती तो टेम्परेचर बहुत अलग होता, क्योंकि सन के पास रहने की वजह से क्या होता बच्चे, सन के पास रहने की वजह से क्या होता, यहां पर जो टेम्परेचर है वो बदल जाता, यहां पर जो टेम्परेचर है वो बदल जाता, राइट। फिर बहुत गर्म होती, तो ये टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलता। सो अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट, ये हम जानते हैं। सो यहां पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 17 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए इनफ है। अगर टेम्परेचर अर्थ का चेंज हो जाए कुछ डिग्री से, तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्पीशीज, यानी चाहे वो पेड़ की स्पीशीज हो, एनिमल की स्पीशीज हो, किसी ब्रीड की हो, वो खत्म हो जाएंगी, डाई हो सकती है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। मरकरी एंड वीनस आप सभी लोग जानते हैं, मरकरी एंड वीनस आप सभी लोग जानते हैं, दोनों प्लेनेट जो है दे आर वेरी हॉट, वेरी हॉट, लाइक इतना टेम्परेचर है, 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है। और जो बाकी के प्लेनेट है अर्थ के बाद जो आ रहे हैं वो थोड़े दूर होने के कारण यहां पर कोल्ड टेम्परेचर रहता है, और कईयों में तो 0 डिग्री सेल्सियस तक, प्लूटो तो खैर नहीं है, पर नेपच्यून, यूरेनस तक 0 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर चला जाता है। वीनस सेकंड प्लेनेट है, आप जानते हैं, सन है, मरकरी है, देन वीनस है। वीनस सेकंड प्लेनेट है सन से, बट ये मरकरी से ज्यादा हॉट है। अब सोचेंगे आप लोग कि ऐसा क्यों, मरकरी पास है तो मरकरी होना चाहिए, क्योंकि इसके हॉट होने के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मरकरी प्लेनेट में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, पास है, ठीक है, बट द थिंग इज कि वीनस इज हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द मरकरी, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग हॉट टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग हॉट टेम्परेचर। जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां गर्मी ज्यादा रहेगी। एक कमरे में आग जलाइए, धुआं हो जाएगा, कोई जाने की, हवा पासिंग की जगह नहीं होगा, आप घबरा के मर जाएंगे बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत कम ही कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। कमेंट सेक्शन में हो जाए, कमेंट सेक्शन में एक बार हो जाए कि कितनी नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन इसमें है, एक बार कमेंट सेक्शन हो जाए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि भाई साहब क्या है, टेम्परेचर भी बता दीजिएगा। एक तो कमेंट में आपको क्या बताना है, अर्थ और सन के बीच का टेम्परेचर, और हमारे यहां पर कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट से सभी बच्चों को बताना है, सभी को मतलब सभी को बताना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है, बेसिकली लेयर ऑफ एयर है, जिसके अंदर आपकी नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई, देखो मैंने बता दिया, तुम लोगों का फर्ज है बताना। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड आर्गन है लेस देन 1%। अब सोचिए अर्थ में क्यों नहीं अच्छा होगा, जब एटमॉस्फेयर आप में 1% से भी कम कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, तो आपके रहने का टेम्परेचर यहां पे अच्छा है। सो एटमॉस्फेयर रिसीव करता है हीट फ्रॉम द सन बाय द सोलर रेडिएशन एंड लूज हीटर बाय द अर्थ रेडिएशन। किरणें आती हैं, वापस जाती हैं, बाउंस बैक होती हैं। इसी तरीके से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन
करा रहता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? क्लियर है सभी लोगों? जल्दी से एवरीवन बोलो भाई। भाई इन्हें तो चलिए, अब पता चल गया हम लोगों को, पता चल गया हम लोगों को कि नहीं एवरीवन? जल्दी से पता चल गया हम लोगों को कि भाई एटमॉस्फेयर में हमारे लिए क्यों फायदा है। इसलिए फायदा है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का सब पूरा जिस तरीके से मैक्सिमम बता रखा है वो है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन आपने देखी, नाइट्रोजन देखी, ऑक्सीजन देखी, कार्बन डाइऑक्साइड देखी, अदर्स में आपने हीलियम देखा, आर्गन देखा। सो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, डैश प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और खतरनाक डेंजरस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को जो है वो कलेक्ट करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अर्थ क्या है? वाटरी प्लेनेट है, 70% यहां पे पानी है, आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है? देखिए अर्थ ठंडी क्यों है? अर्थ ठंडी इसलिए है क्योंकि यहां पे जो पानी है ना वो आपके एटमॉस्फेयर में इस तरीके से टेम्परेचर को बना के रख रहा है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पहली बात, दूसरी बात ऊपर से पानी ज्यादा है, तो ठंडा ठंडा बना रहता है। लाइफ जो है वो बहुत आसान है यहां पे सरवाइव करने के लिए। तो सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ ट्रेनिंग सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब होता है जब जिंदगी खुद से नेचुरली चल रही हो, यानी कि जो आपका बायोस्फीयर है, जहां पे आपकी लाइफ है, वो देखिए लाइफ क्या होता है ना, पेड़ अपने आप उग रहे हैं, जानवर अपने आप चल रहे हैं, इंसान अपने आप बन रहा है, हवा अपने आप चल रही है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, दैट इज इकोसिस्टम। और यहां पर जो सन है वो ही एनर्जी का मेन प्रोवाइडर है। तो जो एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से एवरीवन। चलिए, सो द नेक्स्ट इज द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए किसी भी चीज में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यानी कि वहां पे जो हॉटनेस है ना वो कम रहेगी, यानी कि आप क्यूट क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यानी कि आप हॉट नहीं हो। सो मैंने आपको भी बताया था कि भाई वेनस क्यों ज्यादा हॉट है, हॉटियर देन द मरकरी, क्योंकि वेनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है मरकरी से। ऑल्दो कि मरकरी सन के नियर है, बट इसके बावजूद भी जो है वेनस के हॉटनेस का रीजन यही है। सो क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ में बहुत कम है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की जो वैल्यू है वो लेस देन 1% से भी कम है। यानी कि बाकी कौन है? आप सभी जानते हो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो, बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा गैसेस के लेवल को कवर कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में हमारी जो हीट आती है वो सन से आती है। कैसे आती है? सोलर जब रेडिएट करता है हीट छोड़ता है। एंड अर्थ लूज कैसे करती है गर्मी को? जब अर्थ जो है अपनी गर्मी छोड़ती है, रेडिएशन करती है। सो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अब द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सब है। सो आप सभी के लिए कमेंट में एक बेहतर सा क्वेश्चन लेके आऊं, डैश प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। सन से यूवी रेज आती है, पहली बात। उसको कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि हम सबको स्किन कैंसर या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए जिससे हम मर सके। वाटर की बात करें तो आप सभी जानते हैं अर्थ एक वाटरी बॉडी है। क्यों है? 70% जो है पानी है, ऑब्वियसली बात है। इसका जो पानी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेटिंग द क्लाइमेट एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ में कम गर्मी है, ठंडा है, उसका एक रीजन आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का कम होना, लेस देन 1%। बट दूसरी बात यह है कि अर्थ पर जब पानी होता है, आपके कूलर में जब पानी होता है तो गर्म कमरा भी ठंडा लगता है ना? तो मौसम जब ठंडा रहेगा तो आपको जो है रहने का भी अच्छा आनंद आएगा। तो अर्थ में टेम्परेचर को मॉडरेट करना यानी अर्थ में कम गर्मी रखने का कारण एक वाटर लेवल भी है। द नेक्स्ट थिंग इज इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मतलब होता है खुद से चलने वाली चीजें, प्रकृति की, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद से चलने वाली एंड खुद से बने रहने वाली फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। इस पूरे बायोस्फीयर में जहां पे आपके पशु मतलब पेड़ है, मतलब ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, स्पीसीज हैं, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद होती है। देखिए ना तो एनिमल्स हम लोग पैदा करते हैं, खुद हो रहे हैं, पेड़ को हम लोग क्या खुद से कर रहे हैं, कितने हम लोग करते हैं, कितना नेचुरल होता है, बहुत फर्क है। सो ये खुद रेगुलेट हो रहा है, ये सब कुछ इकोसिस्टम कहलाता है। इन सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, हमको भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। इनको जो एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सब के सब ही आपके इकोसिस्टम का पार्ट है। ना आप इस माउंटेन को बना सकते हैं, ना आप इस रिवर को बना सकते हैं, ना इस डॉल्फिन को, ना ये पेड़ों को, किसी को भी आप नहीं बना सकते हैं। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल्स एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम एज वेल एज बिटवीन एडजॉइनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपने सबने पढ़ा, डेजर्ट है, प्लेट्यूज है, ट्रीज है, रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशियन, रिवर, सब कुछ है। ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो हमारा इकोसिस्टम हो, चाहे वो यूएस का इकोसिस्टम हो, चाहे वो रशिया का, सब ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। सो द इतना बड़ा जो नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, यही सब मिलकर पूरे धरती पर बायोस्फीयर बनाता है। हम भी सब पानी 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 के बाद कहीं जमीन आती होगी, सब कनेक्ट है एक दूसरे से, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट इज, आप जानते हैं बायोस्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर कहलाता है। सो बायोस्फीयर क्या है? लाइफ जोन। क्यों? आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायो मींस होती ही क्या है बच्चे? लाइफ होती है। तो लाइफ जोन ऑफ द अर्थ बायोस्फीयर कहलाता है। वाटर फ्रॉम सी से, रिवर से, लेक से एवोपरेट होता है हाइड्रोजन में। देखिए मैं आपको सिंपल, एटमॉस्फेयर में होता है, इसके सिंपल बताता हूं। हाइड्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल आप सभी ने सुनी है। पानी नीचे होता है, सूरज होता है, गर्म करेगा, पानी बॉयल होगा, गुनगुना ऐसे गर्म होगा, भाप बन के एवोपरेट होकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड में जाके कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा, कंडेंसेशन होगा, देन वो आपका प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस नीचे। प्रेसिपिटेशन के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, वो आप जानते हैं, वो अलग बात है, बट पानी जो नीचे से गया वही साइकिल होके वापस आ गया, दैट इज हाइड्रोजन साइकिल। तो यही पानी आपको वापस प्रेसिपिटेट होके मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन लैंड बैक टू द ओशन, ज्यादातर वापस आ जाता है। सो वाटर मूव्स इन अ कंटीन्यूअस साइकिल, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन मतलब सॉरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। देखिए आप ध्यान रखिएगा एक चीज का, कि आपका एवोपरेशन हो, पानी का उड़ना, ऊपर जाके कंडेंस होना और नीचे आके प्रेसिपिटेट होना, तीनों बराबर बैलेंसिंग पोर्शन में होता है। वरना क्या होगा, मान लो ज्यादा पानी नीचे से ऊपर चला गया तो नीचे तो सब सूख जाएगा, ऊपर जाके बादल किधर रेगुलेट करेगा? उसके पास कौन सा तिजोरी थोड़ी है कि पानी को रोक के रखो, जो पानी आया उसको वापस भेजते हैं। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द डे आप जानते हैं वाटर बॉडीज यानी रिवर, लेक, ओशन, ये गर्मी को, हीट को एब्जॉर्व करते हैं, एंड रात में ये जो जब रिलीज करते हैं तो ठंडा रहते हैं। तो दिन में ये सब क्यों गर्म है? क्योंकि एब्जॉर्व कर रहे हैं। So at night the water body release vast amount of heat, ये रिलीज करते हैं। So they absorb during the day, जो उन्होंने दिन में खाया था अब वो रात को निकाल रहे हैं। इसकी वजह से आपको एटमॉस्फेयर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट फॉर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, धरती पे पानी कभी थोड़ी है, 70% है, एंड फार ग्रेटर डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन वुड एग्जिस्ट। तो इसीलिए आप देखेंगे दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। दिन में एब्जॉर्ब कर रहे होते, रात में रिलीज कर रहे होते, इसलिए डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बात करें लिथोस्फीयर की, सो ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, वेदरिंग मतलब वेदर के इफेक्ट, यानी कि आपका प्रेसिपिटेशन की वजह से, रिवर्स की वजह से, क्रैक्स, सनलाइट की, धूप की वजह से, जब कोई मतलब रॉक कहते हैं या फिर लेयर ऑफ हार्ड सब्सटेंस कहते हैं, जब वो टूटता है तो आपका वो जो मिट्टी बन के नीचे आता है, और उसको नीचे लाने वाले होते हैं एजेंट्स ऑफ, जिसे हम कैरियर कहते हैं, कैरियर जो कैरी करके ले जाते हैं, जिसमें आपका रिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। रिवर उसको आपको सोचिए, पहाड़, वहां से पहाड़ को बार बार टकराएगी, इसमें सर मारेगी, तो पहाड़ कभी ना कभी तो चट्टान टूटेगी ना, और टूटेगी तो ऊपर से अपने साथ पानी लगेगी, और पानी में वो घुलते मिलते, टूटते फटते, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते करते वो आपका एलुवियल सॉइल जैसे बनती है, वैसे ही आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट सिस्टम प्लांट का बढ़ जाता है। क्योंकि एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। हमारा जिसे कहते हैं कि हम जो लोग हैं, जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वो हम नियर टू द एलुवियल सॉइल ज्यादा बसते हैं, क्योंकि वहां प्लांटेशन बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सॉइल वो चीज है जो आपके पेड़ मतलब पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी खाद, आप जो भी न्यूट्रिशन, आप जो भी फर्टिलाइजर, जो भी पेस्टिसाइड दोगे वो मिट्टी में दोगे, डायरेक्ट पेड़ को नहीं हो रहा है, तो इससे वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके पेड़ भी ग्रो हो रहे होते हैं। तो एटमॉस्फेयर द नैरो बाउंड्री ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज व्हाट? बेसिक कलेक्शन है, आप कहे तो इसे कलेक्शन कह सकते हैं कि मतलब कॉन्टैक्ट, मतलब बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। सो बायोस्फीयर आपको प्रोवाइड करता है सारे स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए, जमीन, पानी, लाइट, सब कुछ, सारा रहना पीना सब यहां से है। अर्थ के स्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर क्या है? बेसिकली एक थिन लेयर है, बहुत छोटी सी लेयर है, जो कि 15 किलोमीटर तक है, फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच टू द हाईएस्ट माउंटेन पीक। आपकी सबसे गहरे, अगर किसी समुद्र की, ओशियन की हाइट को नापा जाए, उस हाइट से लेकर हाईएस्ट माउंटेन पीक तक 15 किलोमीटर की रेंज में आपको बायोस्फीयर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड लेवल पे बात करें तो इसकी जो डेप्थ है वो 3 मीटर मतलब बिलो होती है, जस्ट 3 मीटर बिलो, एंड ओशन में इसकी जो डेप्थ है वो 200 मीटर डेप्थ तक ये आपको मिल जाएगी। ये डेप्थनेस है, कितना डेप्थ तक मिल सकता है। सो बायोस्फीयर के अंदर ही आपको मिलेगा। लाइफ जो 2 फॉर्म में मिलती है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम।
यानी कि प्लांटों की जिंदगी और एनिमल की जिंदगी, दो ही रूप से हमारे बायोस्फीयर में जो है किंगडम्स को डिवाइड बताया गया है। लाइफ गिविंग साइकिल बताए, जिंदगी जिनसे चलती है, एक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आप जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है, बताती है एक रिश्ता किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंटल थिंग्स के बारे में, ठीक है। सो इट शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। नाइट्रोजन सबको चाहिए, मैं आपको बताऊं पेड़ पौधे तो लेते ही लेते हैं, इंसान भी लेता है। आप सोचेंगे सर एक एग्जांपल देके बताइए, एग्जांपल ये जिम में बहुत सारे लोग इसको नाइट्रोजन मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं और ब्लड फ्लो तेज हो, एनर्जी आए, तो नाइट्रोजन का यूज कई तरीके से हालांकि करना नहीं चाहिए, नुकसानदायक है। सो नाइट्रोजन ऑपरेट्स थ्रू द फूड चेन एंड अदर प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन एटसेट्रा। नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस में आपके ये तीनों प्रोसेस, आपको फोटोसिंथेसिस, आपको ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब पेड़ों से जो आपने सुबह सुबह ड्रॉप्स देखी होंगी, पेड़ों के ऊपर आ जाती है, पत्तियों के ऊपर, वो ट्रांसपिरेशन होता है, इन सब में ये सब जो है इसके थ्रू ऑपरेट्स होता है। लिविंग थिंग्स होती हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीजें, जानवर हो चाहे इंसान हो, ये तीन पार्ट में डिवाइड है। प्रोड्यूसर आप जानते हैं कोई उगाता है, कंज्यूमर कोई उसे खाता है, देन उसे डिकम्पोज करने वाले चील, बाज, ये ईगल वगैरह ये होते हैं। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड, प्लांट से खाना आता है, थ्रू प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनका क्या प्रोसेस है बच्चे, फोटोसिंथेसिस उनका प्रोसेस है। कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर में हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, घास खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले, और मांस खाने वाले प्रोड्यूस की कैटेगरी में आते हैं। एट ऑल द टॉप सबके ऊपर है इंसान, जो कि अपने एनवायरमेंट को खुद मॉडिफाई कर रहा है। आप जानते हैं बायोस्फीयर नेचुरली कैसा भी हो, एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, लिथोस्फीयर कैसा भी हो, हाइड्रोस्फीयर कैसा भी हो, इंसान ने अपने हिसाब से अपनी चीजों को, अपने एनवायरमेंट को खुद क्रिएट किया है। सो ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग अंडरगो डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ सेप्रोट्रोप और डिकम्पोजर। हम जब मर भी जाते हैं तो हमारी बॉडी भी डिकम्पोज होती है, उसको डिकम्पोज करने के लिए आपके सेप्रोट्रोप और डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड चीजों पे ही सर्वाइव हैं, डेड चीजों को ही खाते हैं। हेटरोट्रोप, कंज्यूमर, ऑटोट्रोप, ये पूरी साइकिल है जो मैंने आपको बताई है, फूड चेन साइकिल आपने पढ़ी होगी बहुत पहले। बात करते हैं कार्बन साइकिल को। कार्बन एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर रॉ मटेरियल ऑफ ऑल स्टेज में पाया जाता है। लिविंग थिंग्स सब में कार्बन होता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमने 1% से भी लेस पढ़ी है, उसको प्लांट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो पेड़ अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एज अ स्टार्च बाय प्लांट्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है वो फिक्स यानी यूजेबल के फॉर्म में जो है, जो आप देखेंगे फिक्स्ड एज अ स्टार्च के रूप में फिक्स्ड होती है। और कौन कर रहा होता है, प्लांट कर रहा है। देखिए स्टार्च का एक एग्जांपल, जैसे घास को आपको दें तो वो शुगर जो होता है बेसिकली इसी पर्पस का रूप से होता है। एक बार साइंस वाले टीचर से और कंफर्म कर लीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे कैसे फिक्सेशन चल रहा होता है। सो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड जो मूव करती है फूड चेन में, क्योंकि प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, अब वो उसके अंदर आ गई, उसको जो खाएगा वो उसके पास जाएगा। सो कंज्यूमर्स के पास वो चली जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जब मर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके, कार्बन मतलब उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड डिकम्पोज होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। इसको कौन एब्जॉर्ब करते हैं, फिर कौन उसको खत्म करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि किसी जानवर की बॉडी में कार्बन है, तो अब वो खत्म कौन करेगा, उसको खत्म करेंगे डेट डिकम्पोइंग जो और यूनिट्स होती हैं लाइफ सिस्टम में, जैसे कि आपका फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये लोग इसको खत्म करते हैं, ये लोग इसको खत्म करते हैं। सो व्हेन प्लांट डाई एंड गेट ब्यूरिड इन द सॉइल, प्लांट मर गए, पत्तियां गिर गई, बहुत समय तक ये मिट्टी में पड़ी नहीं और धीरे धीरे आप देख रहे हैं गायब हो गई। गायब कहां है, जमीन के अंदर चली आती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, स्लो डिग्रेडेशन, कंपैक्शन की वजह से, कंपैक्शन मतलब इकट्ठी होती रहती है, कंपैक्ट हो रही होती है एक जगह, इकट्ठी इकट्ठी इकट्ठी, धीरे धीरे वो कोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उससे कार्बन रूप में वो फिर से वापस आ जाती हैं, क्योंकि कार्बन उनके अंदर भी होता है। जब हम सांस लेते हैं, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, हम सब लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का यूज करते ही हैं, सबका यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमने, देखो 1% से कम है माना, बट उसकी भी वैल्यू है, उसकी भी जरूरत है, नहीं तो जम के मर जाएंगे यार, हम लोग का बचेगा क्या, हम लोग तो मर जाएंगे। तो पेड़ भी किसी तरीके से दे रहे हैं, सेप्रोफाइट डिकम्पोजर्स ले रहे हैं, हम कैसे दे रहे हैं, हम ले रहे हैं तो हम वापस छोड़ भी रहे हैं। सो द बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब कोई गाड़ी जलती है या कोई कार्बन जलता है मतलब, तो वो वापस रिलीज करता है। बात करते हैं और आगे, दस कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय द ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, ये हम समझ गए, वापस देते हैं एनवायरमेंट को थ्रू रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड थ्रू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो आपको मैंने बताया जब बर्निंग होती है कार्बन की तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। पेड़ जब मर जाते हैं, पेड़ जब जम जाएंगे, जमीन में अंदर चले जाएंगे तो कोयला बनते हैं, कोयले में भी तब भी कार्बन होता है। कोई मर गया है, डिकम्पोज हो गया, सेप्रोफाइट्स उसको लेके फिर से बना लेते हैं। सो इस तरीके की साइक्लिक मूवमेंट जो है, कार्बन का नेचुरली लेना फिर हम इसे वापस छोड़ना, वो कार्बन साइकिल कहलाता है। एंड इसी की वजह से आपके यहाँ पर एनवायरमेंट में कार्बन का बैलेंस है, वरना
हम सब अगर अपनी बॉडी में कार्बन ले लेंगे तो कार्बन तो 1% से भी कम खत्म हो जाएगा। सो एनी इम्बैलेंस ऑफ दिस, अगर कुछ भी हुआ तो ध्यान रखना धरती जल के ऐसी हो जाएगी, नीली से रेड कलर में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। सो एक्सेस की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से आप जो जानते हैं आपका हेल्थी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो हमें बचाना होगा। बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, तो आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा यही है, 78% आपकी नाइट्रोजन है। प्लांट जो नाइट्रोजन को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, मिट्टी में हम नाइट्रेट्स, पोटेशियम, ये सब डालते हैं ना, मैग्नीशियम, यही सब डालते हैं। आई थिंक किसान बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, फादर जिनके करते होंगे। तो नाइट्रेट फॉर्म में हम सॉइल को देते हैं, उनसे वो लेते हैं एंड इट मूव्स थ्रू द फूड चेन टू एनिमल्स। पेड़ ने जमीन से ऑब्जर्व कर लिया, पेड़ को जानवर खा गया, जानवर को फिर भाई साहब किधर किधर भी लेके जाएंगे। सो नाइट्रोजन रिटर्न टू द सॉइल थ्रू मैन्योर, एक्सक्रीटा एंड अर्थली रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए जानवर भी खाएगा तो जानवर पॉटी भी करेगा, पॉटी करेगा तो नाइट्रोजन उसके उसमें भी मिल के आएगी, तो मैन्योर खाद के थ्रू, उसकी पॉटी के थ्रू, एक्सक्रेटा जो भी बाहर वो वेस्ट निकालेगा उसके थ्रू भी ऑब्वियसली ये इन्वॉल्व होता है। बात करें ऑक्सीजन साइकिल की, तो हर इंसान जो जिंदा है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है एंड दे यूज इट टू रिलीज फ्रॉम द फूड दे ईट, तो जो खाते हैं वहां से फिर हम वापस भी निकालते हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज टुगेदर, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ करते हैं टू बिल्ड मॉलिक्यूल्स इन देयर बॉडीज। बॉडी में अगर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच सच बोलूंगा, मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं, आप साइंस के टीचर से पूछ सकते हैं। मॉलिक्यूल्स बॉडी में क्यों जरूरत है, कैसे बन रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो मॉलिक्यूल्स बना सकती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन वापस आ जाती है जो ऑब्जर्व करते हैं ग्रीन प्लांट्स, कैसे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वो निकाल देते हैं। दीज साइकिल्स आर नेचर्स मैकेनिज्म, नेचुरली बनती हैं। क्यों बनती हैं, टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम, क्योंकि जो आप ऑक्सीजन लोगे, जो आप हाइड्रोजन लोगे, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, कुछ भी लोगे, वापस नेचर को आपको देना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा एक चैप्टर और खत्म हो गया है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई विश कि ये चैप्टर समझ में आ गया। मैंने आपको सारी लाइफ साइकिल्स इंपॉर्टेंट बता दी, अर्थ का पूरा बता दिया। कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा, मजा आएगा। कोई डाउट कमेंट में जरूर, डाउट हो तो पक्का कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।